हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने अभी बिहार SIPT आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर को आज आप लोगों का बिहार SIPT का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल्ड था। तो यह एग्ज़ाम जो है वो 2 पालियों में करवाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है मैं वो ऑलरेडी उसका आंसर की जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अप्रॉक्स 70 से 75 क्वेश्चन का जो आंसर की है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे और कुछ और क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट आया नहीं था मेरे पास। जो बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मिस थे, इसके कारण मैं करवा नहीं पाया हूँ। पूरा क्वेश्चन भी ऐसे उसका फ़ोटो जो है वो वायरल हो चुका है, लेकिन उसमें भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चंस में, इसके कारण वो पूरा क्वेश्चन नहीं करवा पाया हूँ। जैसे ही वो क्लियर फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा मैं आप लोगों को रिमेनिंग भी जो 15-20 क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसी तरह से सेकंड शिफ्ट में भी मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये इसमें भी वही 10-15 क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर की मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 70-80 क्वेश्चन इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं आज करवा रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ है। मोस्टली क्वेश्चन वो हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। देखिए, वो क्वेश्चन नहीं है जो सेट में एज इट इज़ थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन करवाने से जो आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा आप लोग देखे ही होंगे। और थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था। मतलब कहने का मतलब जो हमेशा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं थे। तो इससे जो कट ऑफ है वो इफेक्टेड रहने वाला है। तो जो लोग कम अटैम्प्ट करके भी आए हैं वो भी मेंस की तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी करें। इसमें थोड़ा सा आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो 60 नंबर से कम ही कट ऑफ जाएगा, अगर बशर्ते कि इस एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ होगा तो। धांधली की अगर बात कीजिएगा तो फिर वो कट ऑफ का एक अलग डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर फेयर एग्ज़ाम हुआ है तो आप लोग मान के चलिए जो बच्चे 50 से 60 के बीच में अगर सही अटैम्प्ट करके आए हैं 50 के आसपास, वो अपने तैयारी करें। और जो गर्ल्स लोग हैं वो 40 क्वेश्चन के आसपास अगर सही बना के आई हैं तो वो आराम से मेंस की तैयारी करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन क्या है। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्लाइकोजेन है क्या। वो एक मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड और ग्लूकोज का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड है। आगे कह रहा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना जो है वो कहाँ हुई थी। तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना जो है वो जेनेवा में हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो जेनेवा होगा। क्लियर है। चलिए आगे कुछ सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है और सामने अनुच्छेद दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता की अगर बात कीजिएगा तो यह अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण की बात कीजिएगा तो यह इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। आगे कह रहा है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ये तो ना जाने मेरे मुंह से 1000 बार निकला होगा कि यह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। फिर आगे कह रहा है कि किस दशक को यूनाइटेड डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंट घोषित किया गया है। तो यूनाइटेड डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग का बात कीजिएगा तो वो 2021 से लेकर 2030 को घोषित किया गया है। यूनाइटेड डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग होगा, यहाँ पे ये जी होगा, ये डी नहीं है। तो यूनाइटेड डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो एजिंग घोषित किया गया है 2021 से लेकर 2030 तक। फिर आगे कह रहा है कि किम्बर्ले हीरा खनन केंद्र जो है वो किस देश में स्थित है। तो यह हीरा का जो खनन केंद्र है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। आगे कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि। तो मैं जब पढ़ा रहा था कि राजीव गांधी खेल रत्न का जब नया नाम बदल कर दिया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न का जब नाम मैं बताया था तो उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि इसकी इनाम राशि भी बढ़ गई है और वो बढ़कर 25 लाख रुपए हो गए हैं। फिर आगे कह रहा है रानी रामपाल जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो रानी रामपाल की अगर बात कीजिएगा तो पिछले वर्ष इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और यह जो है वो हॉकी से संबंधित है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था। ऑप्शंस में 3-4 लोगों के नाम थे। क्या क्या ऑप्शन था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लियर विजुअल नहीं था। लेकिन उसमें फर्स्ट ही ऑप्शन मुझे दिखा पी अनीता, जिनको कि खेल के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पी अनीता। चलिए आगे कह रहा है कि सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि। देखिए सोकर वेटलैंड जो आर्द्रभूमि है वो किस क्षेत्र में है। तो यह लद्दाख में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख में स्थित है।
फिर आगे कह रहा है लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है। तो लूसी ब्रॉन्ज की अगर बात कीजिएगा तो ये ब्रिटेन के एक फुटबॉलर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि ब्रिटेन के ये एक फुटबॉलर हैं। फिर कह रहा औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है वो किसके पास था। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो संभाजी का पुत्र जो था साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, वो भोपाल के निकट के मुगल शिविर वापस महाराष्ट्र आया था। और फिर उसी टाइम साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू विजय हुआ। और साहू जो था फिर 1708 में सतारा को अपनी राजधानी घोषित किया था। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ताराबाई 1707 के समय। फिर आगे कह रहा है सुमेलित करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात कीजिएगा तो 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और साइमन कमीशन की अगर बात कीजिएगा तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी, और भारत आगमन जो है वो इसका 3 फरवरी 1928 को हुआ था। आगे कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जो है वो जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा के लिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। फिर आगे यह लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये दिया हुआ था C3F6I9L12। यहाँ जो है वो नंबर में देखिएगा तो 3 का गैप है, तो 12 के बाद हो जाएगा 15, और डिजिट में देखिएगा 2 डिजिट है बीच में, C के बाद DE छोड़ के F है। इसी तरह से यहाँ जो होगा वो L के बाद MN छोड़कर O हो जाएगा, तो O15 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो कतर में होगा। फिर कह रहा है कि खास श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को फूड वेव कहा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है खाद्य जाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फूड वेव कहा जाता है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है कि तेज धावक उसेन बोल्ट जो है वो किस देश के हैं। तो उसेन बोल्ट की अगर बात कीजिएगा तो ये जमैका के हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जमैका के हैं। आगे कह रहा है पाश्चुकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो विजुअल नहीं था कि क्या था इसके ऑप्शन में, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे कह रहा है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था कि सकल निवेश बराबर क्या होता है। सकल निवेश बराबर होता है निवल निवेश प्लस में मूल्यह्रास। निवल निवेश में प्लस में मूल्यह्रास होता है, तो यहाँ सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाइएगा तो निवल निवेश जो है वो प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद तो आप लोगों को पता ही होगा, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। फिर कह रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्हट्टी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो हल्दीबाड़ी चिल्हट्टी रेल लिंक जो है वो भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन पढ़ाते टाइम ये भी पढ़ाया था कि यह रूट जो है वो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, तब से यह बंद था। याद कीजिए मैं ये बात भी बोला था कि यह रूट जो है वो भारत पाकिस्तान की युद्ध की वजह से 1965 से बंद पड़ा हुआ था, और फिर इसको दोबारा चालू किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बांग्लादेश। फिर कह रहा है G20 समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की। तो G20 समिट 2021 की मेजबानी जो है वो इटली के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिक्विड कौन है। तो वो कौन है, फास्फोलिपिड है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फास्फोलिपिड है। आगे कह रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है वो किस देश में है। तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है वो कहाँ है, इक्वाडोर में है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन ई का कोणीय संवेग कितना होता है। इसका भी देखिए जो ऑप्शन था वो विजुअल नहीं था, लेकिन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड जो होगा, जो अगर आपके ऑप्शन में होगा तो यही जो है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे कह रहा है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सेलेंस किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह करंट पढ़ाते टाइम मैं बताया था कि गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को कि एक पढ़ाया था क्वेश्चन कि भारत का पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया है, तो वो लगाया गया है गुरुग्राम में। और उसी टाइम में यह भी बताया था कि बिजली क्षेत्र में भी कौशल विकास के लिए जो पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सेलेंस है वो गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है।
आगे कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो 4.9 मिलियन वर्ष पहले हुई है लगभग। फिर आगे कह रहा है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो कहानी का शीर्षक क्या था? वो था बारीक बात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बारीक बात। आगे है कि जिगर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो जिगर शब्द की अगर बात कीजिएगा तो जिगर शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित शब्दावली है। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है वो सीमित किया गया है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आगे है कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया है? तो ये किसने बनाया था? MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह बनाया गया था। आगे कह रहा है कि किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है वो दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक मतलब कि एक माइल्ड एब्रेसिव के रूप में किया जाता है? तो वह किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आपके ऑप्शन में होगा या तो CaCO3 होगा या कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब या तो इसका फार्मूला या पूरा नाम ही लिखा हुआ होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CaCO3। आगे कह रहा है कि कौन सी किरण जो है वो धनावेशित कणों से युक्त है, मतलब पॉजिटिवली की बात कर रहा है, तो वो होती है कौन? वो होता है अल्फा किरण होता है। फिर कह रहा है कि प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को छोड़कर या रोककर रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ये प्लीहा ब्लैंक स्पेस था, उसमें प्लीहा फिल होगा। क्लियर है? चलिए आगे एक क्वेश्चन था कि भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो अक्टूबर मंथ में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है वो प्रकाशित किया था? तो यह किया था इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है वो प्रकाशित किया था। आगे कह रहा है कि सतत विकास पर शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आगे है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर जो है वो ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर जो है वो स्थित है। आयरिश सागर की अगर बात कीजिएगा तो मैं आप लोगों को बताया भी था कि आयरिश सागर जो है वो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। क्लियर है? चलिए आगे फिर कह रहा है कि हाँ, भारत में आयरिश सागर कहाँ स्थित है? ये ठीक है। फिर है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2001 को कौन घोषित किया गया था? देखिए इसका ऑप्शन विजिबल नहीं था, मुझे पता नहीं चला ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ जो होगा वो आंसर होगा। फिर आगे कह रहा है कि संसद की गणपूर्ति जो है वो निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति के लिए सदन की सदस्यता का 10वां भाग निश्चित है, तो यह इसका आंसर होगा। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फाहियान। आगे कह रहा है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है? तो उसको एपिडेमिक यानी कि महामारी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा महामारी। फिर कह रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग के लिए मेरे हिसाब से स्पूफिंग जो है वो कहलाता है। एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से स्पूफिंग ही होना चाहिए। आगे कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, पूछा गया। मैं ना जाने आप लोगों को कितना बार भी बताया होगा कि मानक समय क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ कौन राज्यों से नहीं गुजरता है? तो तेलंगाना से नहीं गुजरता है। फिर कह रहा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? यह बात पता है किसकी कर रहा है? यह बात कर रहा है 66 फिल्म फेयर अवार्ड की। कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप लोग, क्योंकि यह मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तपस्वी पन्नू को दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो ओम राउत को तान्हाजी फिल्म के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ओम राउत। आगे कह रहा है कि हायाबुसा 2 मिशन जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसका मिशन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जाक्सा। आगे कह रहा है डेविड कप संबंधित है। तो डेविड कप संबंधित है, मैं आप लोगों को बताया ही था कि 2021 का डेविड कप जो है वो रसिया के द्वारा जीता गया है और यह जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टेनिस से संबंधित है।
फिर कह रहा है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार है विशाख दत्त। आगे कह रहा है कौन सा भारत का मानक एवं उत्तर है, तो भारत का मानक एवं उत्तर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 82 डिग्री। आगे कह रहा है कि जूलॉजिकल होगा यहाँ पे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में किस जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है, तो यह किया गया है सुंदरबन में। ठीक है। फिर कह रहा है कि कौन सी एक जो है वो ध्वनिक इकाई है, मतलब एकॉन्टिक यूनिट है, तो वो डेसिबल होता है। फिर कह रहा है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, यह भी मैं आप लोगों को बताया था कि भारत जो है वो अरड और कारमेल, यह दो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाते टाइम पढ़ाया था कि यह दोनों चीज़ इजराइल का है जिसका उत्पादन अब भारत शुरू करेगा। और यह दोनों चीज़ क्या है, यह दोनों चीज़ असॉल्ट राइफल्स है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राइफल। आगे कह रहा है सुमेलित करने के लिए बिलीबिली की अगर बात कीजिएगा तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, हरिकेन की अगर बात कीजिएगा तो यूएसए में, और टाइफून की अगर बात कीजिएगा तो यह चाइना में। फिर एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन जो है वो गलत है। काली मिट्टी महाराष्ट्र सही है, क्योंकि देखिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यह सही होगा। लेटेराइट तमिलनाडु सही होगा। उसके बाद पीट गुजरात मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि देखिए पीट जिसको जैविक मिट्टी कहा जाता है, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो भारी और थोड़ा अम्लीय नेचर का होता है, मतलब एसिडिक नेचर का यह मिट्टी होता है। और यह जो पीट मिट्टी होता है यह जनरली बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में यह अधिकांशतः पाया जाता है। गुजरात इसमें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा वो गुजरात ही आप लोग टिक किए होंगे। जरूर उत्तर प्रदेश सही है। आगे कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह तो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़। फिर कह रहा है भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। ये क्वेश्चन इतना टफ है, फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन में CMS-01 का जब मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा था उस समय बताया था आप लोगों को कि यह GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। और यह भी मैं बताया था कि CMS-01 जो है वो एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना विस्तारित जो है वो C बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। और इस उपग्रह का जो जीवन काल है, मतलब जो सक्रिय रहने की अवधि जो है वो लगभग 7 वर्ष से भी अधिक होने की संभावना जो है वो जताई गई है। आगे कह रहा है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण, तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होगा इसका आंसर। आगे कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन जो है वो उपस्थित होते हैं, तो यह जनरली जो होगा वो कवक के द्वारा होता है। माइक्रोटॉक्सिन की अगर बात कीजिएगा तो जनरली यह फंगी मतलब कवक के द्वारा होता है। मैं आप लोगों को बताया ही था कि माइकोटॉक्सिन जो होता है वो एक तरह से नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन है, जिसको कि कुछ मॉल्स यानी कि फंगी के द्वारा जो है वो उसको खाने वाले पदार्थ में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कौन है, तो विश्व का सबसे व्यस्तम नहर जो है वो कौन नहर है, कील नहर है। मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और यह सबसे व्यस्तम नहर है। फिर कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन। आगे कह रहा है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन जो है वो किया गया, इसका मेजबान देश कौन है, तो इसका मेजबान देश है हमारा प्यारा देश भारत। फिर कह रहा है कि प्रोटेस्टोवाद के जनक कौन है, तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो सबसे पहले जर्मनी में 1517 में शुरू किया गया था, तो और इसके जनक जो है वो मार्टिन लूथर हैं। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कैल्शियम देखिए कैल्शियम जनरली विटामिन डी की यह बात कर रहा है। विटामिन डी जिसका केमिकल नेम मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से दो मतलब बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्क में अगर कीजिएगा तो ऑस्टोमेलेसिया रोग। यहाँ बच्चों में पूछा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा रिकेट्स रोग। फिर एक क्वेश्चन था कि मिलान करें, लाइसोसोम्स की अगर बात कीजिएगा तो यह सिंगल मेम्ब्रेन है मतलब एकल झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात कीजिएगा तो यह डबल मेम्ब्रेन है यानी दोहरी झिल्ली है। और राइबोसोम की अगर बात कीजिएगा तो यह झिल्ली रहित है। ठीक है, तो यह इसके साथ जो है वो मैच करेगा। तो इतने क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक पहुँचे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ।
ये ऑलमोस्ट 70 से 75 क्वेश्चन होंगे, मैं काउंट नहीं किया हूँ, आप लोग काउंट कर ले सकते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ही पूरे क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे या कोई बुक से पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, इसमें से आप लोग देख के आप लोग थोड़ा सा अपना स्कोर क्लियर कर लीजिएगा। और जिनका भी बॉयज में 60 के आसपास है, मतलब 50 से 60 के बीच में जिन बच्चों का नंबर आ रहा है, और गर्ल्स में 35 से लेकर 45 के बीच में भी जिन गर्ल्स लोगों का मार्क्स आ रहा है, तो ये दोनों आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। बिल्कुल एकदम आंख मूंद कर आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस का भी जल्द ही प्रैक्टिस सेट, यह सब चीज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। एक चीज़ तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट का जो पेपर आप लोग लगाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रट्टा मारते हैं, उससे आपका काम नहीं चलेगा। उसको डीप में उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना होगा। ये मोस्टली क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों को समझ या बड़े आराम से कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं, तो इसके बदौलत नहीं कि उस बुक से जिस बुक के क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ वो बुक के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। मैं इसके बदौलत कह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन में मोस्टली क्वेश्चन का जो है वो आप लोगों को आंसर बताया हूँ। तो एक्सप्लेनेशन पे फोकस रहिए, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो पहले वाला जो ट्रेंड था ना एग्ज़ाम का, कि आप लोग एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए और जाके एसपीडी पढ़ लीजिए और दे दीजिए, वो ज़माना जो है वो धीरे धीरे, अब वो टाइम जो है वो ढल रहा है, वो टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस एग्ज़ाम से यही सीख मिली होगी आप लोगों को। बाद बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे 50 प्लस करके आए हैं, जो गर्ल्स लोग 40 प्लस करके आई हैं, वो आराम से मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।